नमस्ते। मैं लक्ष्मण यादव। आज इस देश को एक नई संसद मिली। उसमें प्रधानमंत्री का पहला भाषण हुआ और उस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण एक बात हुई कि महिला आरक्षण विधेयक पास करने के लिए टेबल किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत विस्तार में एक बात का इशारा किया कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। हम महिला सशक्तिकरण को तमाम योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देश की विकास यात्रा में माइलस्टोन महिलाओं को बनाना चाहते हैं और आज के दिन को इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं। इससे पहले भी महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचडी देवगौड़ा का नाम नहीं लिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर के इतिहास का भी जिक्र किया। लेकिन उन्होंने फिर ये बात जोर देकर के कही कि ये सारे काम ऐसा लगता है इसलिए पेंडिंग पड़े थे क्योंकि ईश्वर शायद मेरे हाथों ये सारे महान काम कराना चाह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कल की कैबिनेट बैठक में हमने महिला आरक्षण पर 33% आरक्षण पर दस्तखत कर दिए और अब इसे टेबल किया जाएगा और हम देश के नीति निर्धारण में नारी शक्ति को ज्यादा योगदान देने और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक को इस नई संसद में टेबल करने जा रहे हैं और हम संकल्पित हैं कि इस विधेयक को पेश किया जाए, पारित किया जाए और फिर प्रधानमंत्री ने अपील की कि हम चाहेंगे कि सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री आज जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर एक नए रूप में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने 128वां अमेंडमेंट बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में टेबल किया और टेबल करते हुए उन्होंने बिल को जारी करते हुए यह सूचना दी कि आर्टिकल 239 ए में संशोधन करके हम 33% आरक्षण देने जा रहे हैं और तमाम विस्तार ब्यौरा उन्होंने रखा। एक सवाल यहां से पैदा होता है कि महिलाओं की क्या कोई एक लीनियर आइडेंटिटी है? क्या महिलाओं के नाम पर जो आरक्षण देने की बात कही गई है उससे देश के हर तबके की महिला को प्रतिनिधित्व मिलेगा क्या? पहले इसका विरोध क्यों हुआ था? क्यों इसको हाशिए पर ढकेला गया? क्यों यह बिल पास नहीं हो पाया? शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव को महिला आरक्षण विरोधी बताया गया। ये लेकिन कोटा विद इन कोटा क्या है, इस पर हम आज पड़ताल करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा ब्यौरा, इस बिल में जो संशोधन किया गया है, अनुच्छेद 239 ए में 33% आरक्षण, 330 में लोकसभा की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें हैं उसके भीतर 33% महिलाओं के आरक्षण को इस बिल में प्रावधान किया गया है और 332 में एमएलए के लिए, 334 में यह बताया गया है कि 15 साल के लिए यह बिल होगा। तो प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति की बात करते हुए एक नए आगाज के तहत सर्वसम्मति की अपील भी कर दी। अर्जुन राम मेघवाल इसको कह रहे हैं कि भाई ये 15 साल के लिए होगा और एससी और एसटी को इसमें शामिल करेंगे। मगर पेच कहां फंसा है? क्यों पिछली बार इसका विरोध किया गया था? अब इतिहास आप बहुत विस्तार में जान रहे हैं, कैसे सितंबर 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। उसका विरोध भी बहुत सारे लोगों ने किया। 97 में इस विधेयक को पास करने का प्रयास हुआ और शरद यादव ने इसकी टिप्पणी की और उनकी विवादित टिप्पणी, अभी मैं आऊंगा उस पर, कि परकटी महिलाओं के बारे में है, इस पर भी थोड़ा मैं अपनी बात रखूंगा। 98 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में जो एन थंबुरदुरई जो तत्कालीन कानून मंत्री थे, विधेयक पेश किया, लेकिन वो लैप्स हो गया। 13वीं लोकसभा में 1999 में फिर से पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं पास हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में
33% आरक्षण का 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया। लोकसभा में आया, लोकसभा में नहीं पारित हो पाया और यह विधेयक उसके बाद से लंबित पड़ा हुआ है। यहां से पूरे देश को एक बात सोचने की जरूरत है कि यह कोटा विद इन कोटा की बहस क्या है। अब एक बात गौर से समझा जाए, इस देश में जब लोकसभा में खड़े होकर कानून मंत्री एक आंकड़ा दे रहे थे कि यह बिल नहीं पेश हुआ है, तो जैसे मैंने भी एक रिसर्च किया तो पता चला कि पहली लोकसभा में महिलाओं की 4.50% प्रतिनिधित्व था। 17वीं लोकसभा में यह प्रतिनिधित्व 14.36% हो गया। यानी प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। और इस बात को जिक्र करते हुए आज जब कानून मंत्री ने कहा कि भाई आज 82 केवल महिला सांसद हैं, इस बिल के लागू होने के बाद, कानून बन जाने के बाद 181 हो जाएगी ये महिलाओं की संख्या। देश में एक बड़ी बात होगी। देश का कोई भी नागरिक जो समता के मूल्य में भरोसा रखता है, उसको इस बात से कोई गुरेज नहीं होगा कि आप 181 कर दें संख्या 82 से बढ़ाकर। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, महिलाएं मुख्य धारा में आए। आप इसरो से लेकर के वैज्ञानिक शोध संस्थान से लेकर के विश्वविद्यालय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, इस बात से कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। फिर आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि फिर ये लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव महिला आरक्षण विरोधी क्यों घोषित कर दिए गए? उनके तर्क क्या थे? आइए उस तर्क पर बात करते हैं। आप इस पूरे विधेयक को गौर से देखें। इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% ट्राइब को 15% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसकी अवधि 10 साल है। जैसे महिला आरक्षण की अवधि 15 साल है, वैसे उनकी अवधि 10 साल है और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाता है हर बार। ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है और बड़ी आपत्ति इन सारे समाजवादी नेताओं की ये थी कि अगर आप कोटा विद इन कोटा नहीं करेंगे, ये टर्म बहुत गौर से समझिएगा, कोटे के भीतर कोटा। अब यहां भी दो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले उस इतिहास को जरा समझ लें। क्यों शरद यादव ने कहा था परकटी महिलाओं के ऊपर हम इस बयान से ना इत्तेफाकी रखेंगे? क्योंकि वैसे ही हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हैं। महिला विरोधी कोई ऐसी टिप्पणी किसी और भाषा में की जा सकती थी, मंशा आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन भाषा तो गलत है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जो तर्क था वो तर्क ये था कि अगर कोई रेस ओपन की जा रही है और उस रेस में ओपन करके ये कहा जा रहा है कि अब 33% महिलाएं लोकसभा, विधानसभा और एमएलए बनने के लिए एलिजिबल होंगी, तो उस समय ये कोटा में कोटा नहीं देने की वजह से शरद यादव ने कहा पंचायत में तो आप कोटा विद इन कोटा देते हैं, तो यहां क्यों नहीं? तो चलो इस बिल में आ गया कि हम एससी और एसटी के कोटे में 33% सीटें आरक्षित कर देंगे। इसे कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। मतलब कोटा विद इन कोटा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो क्षैतिज आरक्षण आज की तारीख में एससी, एसटी, ओबीसी का चलता है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण जैसे दिव्यांग जन होते हैं, जैसे सेना के लोगों को कोई आरक्षण मिल रहा है, वैसे महिलाओं के आरक्षण को अभी ये देखना है कि वो किस रूप में लागू कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 15% शेड्यूल कास्ट के भीतर 33% महिलाएं आरक्षित होंगी और शेड्यूल ट्राइब के भीतर 7.5% महिलाएं आरक्षित होंगी, तो हमारा भी सवाल यही है जो उस समय समाजवादी नेताओं का सवाल था। भगवतिया देवी कोई पत्थर तोड़ने वाली, कोई जो है फूलन देवी और अधिकांश ये महिलाएं जो ओबीसी तबके की हैं, वो ओपन फाइट में कैसे रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगी। और इसलिए उनकी आपत्ति इस बात की थी कि अगर महिला आरक्षण के भीतर कोई कोटा का विभाजन नहीं होता है, तो इस 33% महिला आरक्षण का लाभ समाज में पहले से ताकतवर पायदान पर खड़ी, राजनीतिक रूप से सजग, आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं को ही मिलेगा।
इसलिए इस बात को समझने की बहुत गंभीर जरूरत है कि आपके सबसे महत्वपूर्ण विवाद के विषय क्या है। और शरद यादव ने एक बात खुल करके कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुसलमान को क्यों नहीं इसमें शामिल किया, कोई ओबीसी इसमें शामिल क्यों नहीं, कोई दलित महिला इस कोटे के भीतर क्यों नहीं। आपने 15% कोटा जो शेड्यूल कास्ट को दिया हुआ है उसके भीतर 33% आरक्षण आप दे रहे हैं, जबकि उस प्रावधान को अगर मानते जो कोटा विद इन कोटा का प्रावधान था और जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जो ताकतवर महिलाएं होंगी वे ही इसका लाभ उठा पाएंगी, और आज की तारीख में इसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस कोटे का लाभ सब महिला उठाएंगी, तो हम ये कह रहे हैं कि यह क्षैतिज रूप से लागू क्यों किया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर क्यों नहीं, और अगर ऊर्ध्वाधर है तो कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं। तो अगर 33% 181 महिलाएं, तो शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है, अगर आप महिला को एक अलग आइडेंटिटी मानते हैं तो उस कोटे के भीतर आपने महिला को रिजर्वेशन क्यों दे दिया। आप ये कहते कि ये जो 33% ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए, इसमें 27% ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, 15% शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, 7.5% शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, कुछ पसमानदा जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है ना कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए उनका उद्धार करने के लिए ट्रिपल तलाक का बिल लाए, तो उन महिलाओं को अगर अलग से कोटे में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अब एक आंकड़े का जिक्र करना चाहता हूं। कल का भाषण भारत के प्रधानमंत्री का अगर आपने सुना हो, उस भाषण में इस देश के प्रधानमंत्री एक आंकड़ा बताते हैं कि तकरीबन आजादी के बाद से अब तक 7,500 कुल सांसद चुने गए। अब तक लगभग 650 सांसद महिलाएं चुन करके आई, और जब एक सर्वे देखा हमने, उस सर्वे में 2-2.5% ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की महिलाएं उस 650 सांसदों में शामिल हैं। तकरीबन 96 से 98%, चूंकि उस पूरे डेटा को जनरलाइज करेंगे आप तो 98% महिलाएं केवल और केवल अपर कास्ट घरों की, शहर में रहने वाली ताकतवर तबके से आने वाली महिलाएं हैं। और ये एक ठोस आधार बनता है कि अगर आप इसमें कोटा विद इन कोटा करेंगे तो ये जो 33% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बाहर जो रिजर्वेशन मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा हक किसका मारा जाएगा, ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को ये कोटा अलॉट नहीं हुआ है। और ये सबसे बारीक और सबसे खतरनाक पेच है। अगर ओबीसी महिला को 33% आरक्षण जो एससी एसटी के बाहर है वो नहीं मिलेगा, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान इस देश की ओबीसी के साथ होगा। अब मैं इतिहास थोड़ा सा जिक्र करूं। फूलन देवी एक निषाद समुदाय से, जो कि आज की तारीख में ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं, कि वो फूलन देवी जो सबसे महत्वपूर्ण काम उनका था कि उन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का बदला लिया। उन्होंने अत्याचार और अन्याय का बदला लेने के बाद अपना आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल तक बिना चार्जशीट फाइल किए, बिना उनके सजा सुनाए जेल में बंद किया गया। तो फिर कानूनों का सहारा लेकर के उनको मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और संसद जाइए। देश और दुनिया में एक तरफ इंडिया जो टाइम मैगजीन है वो अपने फ्रंट पर फाइटर के रूप में फूलन देवी को याद करती है जब वो पार्लियामेंट तक आने की बात करती हैं, जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। और मुलायम सिंह यादव को कहा गया कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जो फूलन देवी पार्लियामेंट में खड़ी होकर के अपने तबके का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो ये जो 33% महिला आरक्षण आया है इसके जरिए कोई फूलन देवी कैसे आरक्षण लेकर के इसका लाभ ले पाएगी। उसके लिए कोई मुलायम सिंह यादव चाहिए ना, वरना तो वो डकैत ही रह जाएगी।
पत्थर तोड़ने वाली एक भगवतिया देवी का किस्सा बिहार का बहुत प्रसिद्ध है और लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि इस संसद के गलियारों में भगवतिया देवी जैसी महिला अपनी आवाज अगर बुलंद करे तो ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। 1952 का चुनाव हुआ था और मुरहो स्टेट के बीपी मंडल साहब का पूरा परिवार वहां, जब दो कैंडिडेट हुआ करते थे, तो एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में से किराई मुसहर चुन करके देश के संसद तक पहुंचे। और पता है, जब पहली बार किराई मुसहर ट्रेन में जाने लगे तो रिजर्वेशन बोगी में हुआ था, अपनी सीट पर नहीं बैठे, जमीन पर बिछाकर लेटने लगे। तो टीटी ने कहा कि नहीं भाई, आप तो चुने हुए प्रतिनिधि, ये आपकी आरक्षित सीट है। कहा नहीं साहब, हमने तो कभी इस पर यात्रा ही नहीं की। वो जब संसद में खड़े होकर अपने इलाके की पीड़ा को व्यक्त करते हुए नेहरू के सामने भाषण दे रहे थे, तो वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। देखिए, लोकतंत्र चमचमाती इमारतों से उतना मजबूत नहीं होता, उस इमारत के भीतर लिए गए फैसलों से मजबूत होता है कि कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी अगली बार इस 33% आरक्षण का लाभ लेकर क्या सदन में आ पाएगी। ये इस पूरे कोटा विद इन कोटा का डिमांड है। शरद यादव से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्यों महिलाओं के आरक्षण का विरोध करते हैं। ये 3 यादवाज अपोज वुमेन रिजर्वेशन, ये सामंती लोग हैं जो महिलाओं की आजादी और मुक्ति के बाधा हैं। उन्होंने जो तर्क दिया था, कल होगी संसद में बहस, और फिर इस देश में एक बार हम फिर से विश्लेषण इस बात का करेंगे कि इन मुद्दों का क्या जवाब देती है केंद्र सरकार। अभी तो केंद्र सरकार ने अभी जो जवाब दिया उसमें एक पेज आपने देखा क्या? वो पेज बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं कि अगर नया डेटा नहीं आएगा, आप कल्पना करिए देश में ओबीसी होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री हैं और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण इसमें नहीं है। 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं है ओबीसी को। तो जब वुमेन रिजर्वेशन की बात आएगी तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे उनका करेंगी और ओपन फाइट में वो कैसे कंटेस्ट कर पाएंगी। अब एक फैक्ट इसका देखिए, एज पर क्लॉज 5, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये लिखता है कि द रिजर्वेशन विल किक इन ओनली आफ्टर अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एंड अ फ्रेश कंसेस, यानी एक जनगणना जब तक नए रूप में ना हो जाए, पोस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल, यानी 24 के इलेक्शन में ये रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा है और जब तक कोई नई जनगणना नहीं होती उसका हवाला दिया जा रहा है। तो एक बात ये भी इस देश के ओबीसी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिना डेटा कलेक्शन के आप सीट अलॉट कैसे करेंगे कि 15 साल में वो रोटेट होगा। ठीक है, तीसरे टर्म तक जाते जाते हर सीट रोटेट हो जाएगी, लेकिन अगर कोटा विद इन कोटा के तर्क को हम न मान पाए तो बार बार एक ऐसी रेस होगी। और तीनों जो समाजवादी नेता थे वो लगातार इसके अपोज में खड़े रहे। हमारे गांव की महिलाएं दूसरे के घरों में चौका बर्तन करते गई, वो वहां पर जाकर खेत में काम कर रहे हैं। कोई भगवतिया देवी पत्थर तोड़ रही है, कोई सुबह उठते ही खेत में चारा काटने महिला गई है, कोई शाम तक दोपहर तक खाना बनाने में मशगूल है। अगर महिलाएं इस बुनियाद पर खड़ी ना हो तो इस देश की वंचित शोषित आबादी की महिलाएं कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। और जिस सेंगोल की स्थापना के साथ ये कहा गया कि हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो शक्तिशाली नारी है वही सबसे पहले इसका लाभ उठाएगी। और असल में जिस नारी को सशक्त करना है, अगर आपने कोटा विद इन कोटा नहीं दिया तो उसका लाभ उस नारी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कोटा विद इन कोटा का सीधा सा सेंस यही है, 33% महिलाओं के आरक्षण में से 27% ओबीसी, 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को कोटे के अंदर कोटा देना चाहिए, ताकि जो 50% कोटा बचेगा ओपन, उसमें ओपन कैटेगरी की महिलाएं आए, वो देश को चलाएं, वो नारी शक्ति इस देश को दुनिया के दूसरी पहचान बनाने में
सोने की चिड़िया बनाने में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना अपने भाषण में कि वो इस देश को नया राष्ट्र बनाने में मदद करेंगी। लेकिन आज भी इस देश के नागरिकों का एक सवाल होगा, ओबीसी रिजर्वेशन इस कोटे के भीतर क्यों नहीं है? जब देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, कानून मंत्री ओबीसी और ओबीसी का कोटा नहीं है, तो चूल्हे से निकलकर, खेत से निकलकर, मजदूरी से निकलकर कोई गरीब, कमजोर, वंचित महिला अगर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती इस कोटे को लाभ लेकर के, तो माफ करिए, इस कोटे को आप नारी शक्ति और नए भारत के बनाने का कोटा न कहें। ये एक ऐसी रेस है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं है। कुछ महिलाएं शुरुआत में खड़ी हैं, कुछ महिलाएं मीलों पीछे खड़ी हैं, और एक झटके से एक बिल पास करके हम एक ऐसी रेस ओपन कर दे रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि इस रेस में सारे लोग शामिल होकर के, जो महिलाएं चुनकर आएंगी वो देश चलाएंगी। साहब, 650 महिलाएं जो चुनकर आई, उनमें 98% महिलाएं केवल अपर कास्ट, शहरी और पढ़ी लिखी महिलाएं थी। फिर कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी और कोई मुर्मू, कोई आदिवासी, कोई महिला गांव कस्बे से निकल करके इसका लाभ नहीं ले पाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल जब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होती है तो इसमें इस तर्क का क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल इस देश में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक टेबल किया जा चुका है, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसकी परिणति किस दिशा में होती है। महिलाएं आगे बढ़ें, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन अगर एक ही तबके की आगे बढ़ी हुई महिलाएं ही आगे बढ़ेंगी तो ये इस देश को आगे ले जाने वाला कोई कदम नहीं होगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।